नमस्कार। आज हम भारत की एक ऐसी बहस के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आजकल लगभग हर जगह हो रही है। एक तरफ वो लोग हैं जिनका मानना है कि देश को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए एक तानाशाह की जरूरत है, और दूसरी तरफ वो हैं जो लोकतंत्र को ही सब कुछ मानते हैं। तो चलिए आज इस बहस की गहराई में उतरते हैं। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है। ये एक ऐसी बात है जो करोड़ों लोगों के मन में तो है, लेकिन अक्सर लोग इस पर खुलकर बात करने से थोड़ा कतराते हैं। क्या भारत को सच में एक तानाशाह चाहिए? आप जरा इस चौंकाने वाले आंकड़े पर नजर डालिए। प्यू रिसर्च सेंटर का एक अध्ययन बताता है कि भारत में 85% लोग किसी न किसी तरह के सत्तावादी शासन के लिए तैयार हैं। पता है, ये आंकड़ा किसी भी दूसरे देश से कहीं ज्यादा है। पर सवाल यह है कि इतना बड़ा नंबर ये आया कहाँ से? देखिए, ये जो 85% का आंकड़ा है ना, ये कोई अचानक से नहीं आया। ये दशकों से हमारे सिस्टम के प्रति एक बढ़ती हुई हताशा का नतीजा है। लोग भ्रष्टाचार, धीमी तरक्की और हर चुनाव में जाति और धर्म की वही पुरानी राजनीति देख देखकर थक चुके हैं, और इसी हताशा की वजह से तानाशाही एक विकल्प की तरह नजर आने लगती है। तो ये निराशा आती कहाँ से है? अक्सर ये इस चक्र से आती है। होता क्या है, सरकार एक नया नियम लाती है। मान लीजिए जैसे यूपी में शिक्षकों के लिए ऑनलाइन अटेंडेंस का नियम आया। फिर एक खास समूह उसका विरोध करता है। पूरे राज्य में हंगामा मच जाता है और आखिर में सरकार को वो नियम वापस लेना पड़ता है। बिल्कुल यही हाल तब हुआ जब ट्रक ड्राइवरों के विरोध के बाद हिट एंड रन पर बना सख्त कानून रोकना पड़ा। और ये सिर्फ छोटे मोटे नियमों की बात नहीं है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स वो भी सालों तक अटके रहते हैं। साल 2005 में पॉस्को ने ओडिशा में $12 अरब के स्टील प्लांट की घोषणा की थी, लेकिन 12 साल तक चले विरोध और विवादों के बाद 2017 में कंपनी ने प्रोजेक्ट ही छोड़ दिया। इसी तरह 2017 में घोषित हुई मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना आज भी जमीन पर संघर्ष कर रही है। और मजे की बात यह है कि लोकतंत्र पर यह शक कोई आज की बात नहीं है। 1953 में ही भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि भारतीय मतदाता उम्मीदवार की काबिलियत को नहीं बल्कि पार्टी के चिन्ह को वोट देते हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि अगर पार्टी बैल को वोट देने को कहेगी तो लोग आंख बंद करके दे देंगे, भले ही उसके पीछे कोई इंसान हो या गधा। इस पूरी दुविधा को ना गणित के नजरिए से भी समझाया जा सकता है। अर्थशास्त्री केनेथ एरो ने एक सिद्धांत दिया था जिसे एरो का असंभव प्रमेय कहते हैं। ये सिद्धांत कहता है कि कोई भी वोटिंग सिस्टम पूरी तरह से निष्पक्ष हो ही नहीं सकता और हमेशा एक विरोधाभास पैदा करता है। आइए इसे एक बहुत ही आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 3 उम्मीदवार हैं। उम्मीदवार स को 34% वोट मिलते हैं और उम्मीदवार ब और अ को 33% अब नियमों के हिसाब से उम्मीदवार स चुनाव जीत जाता है। और यहीं पर लोकतंत्र का सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। उम्मीदवार सी जीत तो गया, लेकिन 66% मतदाताओं ने तो उसे वोट ही नहीं दिया था। इसका सीधा मतलब ये है कि देश का बहुमत उस नेता को नहीं चाहता था जो अब उन पर शासन कर रहा है। तो जब लोकतंत्र इतना धीमा और विरोधाभासी लगता है तो तानाशाही का आइडिया अचानक से बहुत आकर्षक लगने लगता है। इसका वादा क्या है? लाल फीताशाही को खत्म करना और तेजी से विकास करना। चीन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसने सिर्फ 10 सालों में दुनिया का सबसे बड़ा हाई स्पीड रेल नेटवर्क बना दिया, जबकि हम एक बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के लिए अब तक संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन इस तेजी की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। बोलने की आज़ादी का ना होना, हर वक्त निगरानी, विरोध को कुचल देना, कोई जवाबदेही नहीं, आज़ाद मीडिया का ना होना और हर चीज़ पर सरकार का पूरा कंट्रोल। ये एक ऐसा सौदा है जिसमें फ़ायदा बहुत कम और नुकसान बहुत बहुत ज़्यादा है। तो चलिए देखते हैं कि हकीकत में ये जिंदगी दिखती कैसी है। चीन में जीवन को एक सोशल क्रेडिट सिस्टम के जरिए स्कोर किया जाता है। रूस में राजनीतिक विरोधी या तो जेल में होते हैं या फिर रहस्यमयी हालात में उनकी मौत हो जाती है। और उत्तर कोरिया में हर घर में तानाशाह की तस्वीर लगाना जरूरी है, और अगर उस पर धूल भी मिल जाए ना तो पूरे परिवार को सजा हो सकती है। ये बात तानाशाही के विकास के पीछे की छिपी हुई सच्चाई को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। वो जो चमकदार इमारतें हमें दिखाई जाती है ना, उनकी नींव में असल में अनगिनत लोगों की दबी हुई आवाजें और छीने गए अधिकार होते हैं। तो अब सबसे जरूरी सवाल ये है कि क्या विकास के लिए अपनी आज़ादी का सौदा किया जा सकता है?
क्या चमक दमक वाली सड़कें और इमारतें बोलने और अपनी मर्जी से जीने के अधिकार से ज्यादा जरूरी हैं? तो चलिए अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं। लोकतंत्र की जिसे कमजोरी समझा जाता है, यानी नागरिक का विरोध करने का अधिकार, वही असल में उसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये स्लाइड दोनों सिस्टम में एक आम नागरिक के लिए जमीन आसमान का फर्क दिखाती है। तानाशाही में चीन के 3 गॉर्जस डैम प्रोजेक्ट के लिए 10 लाख से ज्यादा लोगों को बिना कुछ कहे जबरदस्ती हटा दिया गया। वहीं लोकतंत्र में भारत में जब सरकार यूजीसी रेगुलेशन लाई तो जनता के ऑनलाइन विरोध ने ही सरकार को उसे वापस लेने पर मजबूर कर दिया। और यही लोकतंत्र की असली शक्ति है। अगर सरकार काम नहीं कर पा रही है तो उसे चुनावों के जरिए शांति से बदला जा सकता है, बिना किसी खून खराबे के। सोचिए, भारत में 70 साल तक शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी को भी जनता ने चुनाव के जरिए ही तो बदला, जबकि तानाशाही में ऐसा बदलाव अक्सर गोलीला और खून खराबे के बाद ही आता है। तो हमें यह समझने की जरूरत है कि ये बहस ही शायद थोड़ी गलत है। कोई भी सिस्टम एकदम परफेक्ट नहीं होता। चीन जैसी सफल तानाशाही है तो लीबिया और इराक जैसी असफल थी, और भारत जैसे संघर्ष करने वाले लोकतंत्र हैं तो जापान और जर्मनी जैसे बेहद सफल लोकतंत्र भी हैं, जो ये दिखाते हैं कि ये सिस्टम काम कर सकता है। तो असली रास्ता व्यवस्था को बदलने का नहीं, बल्कि उसे सुधारने का है। हमें तानाशाही की नहीं, बल्कि एक बेहतर और ज्यादा जवाबदेह लोकतंत्र की जरूरत है। इसके लिए 3 खास क्षेत्रों में सुधार की जरूरत है। पहला, न्यायिक सुधार, ताकि 4 करोड़ से ज्यादा जो पेंडिंग केस हैं वो सुलझें और न्याय तेजी से मिले। दूसरा, शासन में सुधार, ताकि बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए एक पारदर्शी और जवाबदेह ढांचा बने। और तीसरा, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, मतदाता जागरूकता, ताकि लोग रिश्वत, जाति या धर्म पर नहीं, बल्कि काम और नीतियों के आधार पर वोट दें। और ये मत सोचिए कि बदलाव असंभव है। एक कॉमेडियन के एक रील बनाने से प्रशासन ने हफ्ते भर में सड़क ठीक कर दी। पुणे में मैराथन के लिए रातों रात शहर को चमका दिया गया। इसका मतलब है कि सरकार के पास क्षमता तो है, बस हमें उन्हें जवाबदेह बनाने की जरूरत है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि लोकतंत्र हमें बदलने के लिए सभी जरूरी टूल देता है। असली शक्ति जनता के हाथों में ही है, बस हमें उस शक्ति का सही इस्तेमाल करना सीखना होगा। आखिर में बस एक बात सोचिए, ये आज़ादी हमें किसी ने तोहफे में नहीं दी है। लाखों शहीदों ने इसके लिए अपनी जान दी है। क्या हम सिर्फ तेज विकास के एक वादे के लिए उस आज़ादी को दांव पर लगाकर फिर से एक नए तरह की गुलामी में जाना चाहते हैं?